Hello students, today we are going to discuss about evaporation. In this video we will discuss about evaporation, factors affecting evaporation, cooling causing evaporation with example. So let us start our video. Dear students, प्रीवियस वीडियो में हमने वेपराइजेशन का एक फिनोमेना पढ़ चुके हैं जो कि क्या है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? जब वाटर को आप उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हो तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने लगता है। इसमें लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, यानी कि जब आप वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट जो कि कितना है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने लगता है। आज हम बात करेंगे वेपराइजेशन के दूसरे फिनोमेना की जो कि क्या है इवेपोरेशन। सो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम देखते हैं जब हम अपने गीले कपड़े सुखाते हैं धूप में तो जो उसके अंदर लिक्विड होता है, यानी कि जो कपड़ों में वाटर होता है, वो क्या होता है कुछ समय बाद वेपराइज हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन यदि आप सोचो, क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ? यानी कि कपड़े जो हैं जो हमने सुखाए हैं या उसके आसपास का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कपड़े क्या हो गए? सूख गए। यानी कि वाटर की लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो गई? वेपर स्टेट में चेंज हो गई। और ऑलमोस्ट टेम्परेचर कितना रहा होगा तब? अप्रॉक्स 32 डिग्री सेल्सियस। जब हॉट सनी डे होता है तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा तब। यानी कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से आने से पहले ही वाटर जो था कपड़ों में वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो गया। तो ये जो फिनोमेना हुआ इसे ही बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन। समझ में बात आई? लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में चेंज हो जाना, उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, उसे क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस और वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। समझ बात आई? यानी कि लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में चेंज हो जाना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही, तो उसे क्या बोलोगे आप? इवेपोरेशन। लेकिन अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है तो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखाया है आपको। हम जानते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। यदि हम लिक्विड की बात करें यहाँ पर तो ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये रहा क्लियर। अब हम ये भी जानते हैं मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है। और डियर स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टिकल्स मूव होता है, मूविंग होता है, मोशन में होता है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। इसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा रोल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स के पास क्या है? मोशन है। और जब किसी भी बॉडी के पास मोशन होगी या पार्टिकल के पास मोशन है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये भी जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच, जैसे कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बीच, ये दोनों एक दूसरे के बीच पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इन्हें, वाटर के मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बांधे हुए हैं, यानी पकड़े हुए हैं, यानी इन दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर? अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दे और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड स्टेट से निकलकर बाहर गैस स्टेट में आ जाए। लेकिन अब यदि हम बाहर से उनको इतनी एनर्जी दे दें, इस मॉलिक्यूल को, सपोज ये जो यहाँ पे है मार्क किया मैंने, इस मॉलिक्यूल को हम इतनी एनर्जी दे दें कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच, इसको कम करने में एनफ है, तो क्या करेगा ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलकर किस में आ जाएगा? एयर में आ जाएगा। यानी कि किस स्टेट में आ जाएगा? गैस स्टेट में आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब हम इसे एनर्जी देंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा तो इनके बीच क्या बढ़ जाएगा? स्पेस बढ़ जाएगा। और जब स्पेस बढ़ गया, और इतना बढ़ गया स्पेस जितना कि गैस स्टेट में होता है, तो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किस में आ जाएंगे? गैस स्टेट में आ जाएंगे। समझ में बात आई? तो यदि हम मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी दे दें एटमॉस्फेयर से कि वो एनफ है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल
अपनी पोजीशन यानी कि लिक्विड स्टेट से किस में आ जाएगा, गैस स्टेट में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस स्टेट में, इनको इतनी एनर्जी मिल गई कि इन्होंने अपने बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों मॉलिक्यूल के बीच, उसको कम कर दिया और ये किस में आ गई, गैस स्टेट में आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। शॉर्ट में एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जब हम मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करके किस में आ जाता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्लियर? बिकॉज ऑफ ये सरफेस पर ही वर्क हो रहा है, ये लिक्विड की सरफेस पर ही वर्क हो रहा है, तो इसे बोलते हैं आप सरफेस फिनोमेना। क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये सबसे पहले एनर्जी गेन करेंगे, इसके नीचे वाले बाद में करेंगे। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन हो सकता है। जैसे कि हम घर में साफ सफाई करते हैं, पोंछा वगैरह लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे पोंछा लगाते हैं तो गीला होता है फर्श, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, यानी कि वाटर जो है जो फर्श पे था वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन टेक हो सकता है। Whatever be the temperature at which evaporation take place, latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into gas. लेकिन जब तक उसे इतनी हीट नहीं मिल जाएगी, कितनी, जितनी कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में एनफ है, तब तक वो वेपराइज नहीं होगा। या हम उसको दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो क्या फैक्टर्स होंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे, यानी कि उनके चेंज होने से इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर? वो हम आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए जरा, द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेमली टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। समझते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में उन्हें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है, यानी कि जो वाटर है वो जल्दी से, तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है, तो इवेपोरेशन रेट कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देखते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट तेज़ी से लेते हैं, यानी एनर्जी तेज़ी से लेते हैं और जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगते हैं। क्लियर? लेकिन जब टेम्परेचर बाहर का कम है तो हीट भी धीरे धीरे मिलेगी इन्हें, यानी एनर्जी धीरे धीरे मिलेगी और वो बहुत स्लोली वेपराइज होंगे। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक फैक्टर है टेम्परेचर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। सीधा सीधा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इवेपोरेशन भी घटेगा। क्लियर? नेक्स्ट है सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, अभी हमने बताया था जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस पर होता है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम, सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। अब आप जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे, इवेपोरेशन का रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा डायग्राम लिया है और ये टोटल सरफेस लिया, तो देखिए इस टोटल सरफेस से कितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने अब इस सरफेस को क्या कर दिया, आधा कर दिया। जैसे मैंने आधा किया तो देखा अब मॉलिक्यूल कितने वेपराइज हो रहे हैं, 1 1 2 3, यानी 3 मॉलिक्यूल। यानी कि आपको क्लियरली समझ में आ गया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपराइज होंगे, और सरफेस एरिया घटाओगे तो ज़्यादा से कम मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, यानी इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा सरफेस एरिया कम करने से। यदि सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे, जैसे यहाँ बढ़ाया हुआ है, तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। क्लियर? क्योंकि जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा टच में आएंगे हीट के, और हीट ज़्यादा लेंगे और वेपराइज हो जाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहले टर्म को समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसे बोलेंगे आप क्या, ह्यूमिडिटी। अब एयर में वाटर वेपर है या नहीं, इसके एविडेंस के लिए हम एक एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एक गिलास में ठंडा पानी लें और उसे टेबल पर रख दें, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गिलास की आउटर सरफेस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, गिलास के अंदर से बाहर आई, नहीं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एयर से आई। इसका मतलब क्या है कि एयर में वाटर वेपर होती है। क्लियर? और इसी के अमाउंट को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यानी कि वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में उसे बोलेंगे आप ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में ये वाटर वेपर बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कि हम एयर क्या होती है, ड्राई होती है, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, लो होती है। क्लियर? लेकिन विंटर या रेनी सीजन में वाटर वेपर एयर में ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती हैं, तो एयर कैसी होती है, मॉइस्ट एयर होती है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं। अब ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है वो देखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाइस वर्सा। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन रेट उतना कम होगा। यानी इवेपोरेशन रेट घटता है ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, ये ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। कैसे समझते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब सपोज ये एयर है और एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि वाटर वेपर ज़्यादा है, जब यही वाटर वेपर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर से जो हीट मिल रही है वो यही वाटर वेपर गेन कर लेंगे और अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे। वो एनर्जी बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाएगी वाटर की सरफेस तक, और ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो पाएंगे, यानी कि धीरे धीरे वेपराइज होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या हुआ, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। जैसे कि विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हमारे जो हम गीले कपड़े सुखाते हैं वो देरी से सूखते हैं, यानी कि इवेपोरेशन रेट कम होता है। लेकिन समर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, और हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, इवेपोरेशन रेट हाई होता है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया। देखिए डियर स्टूडेंट, जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो एयर में जो वाटर वेपर होती हैं, यानी ह्यूमिडिटी जो होती है, वो उस ह्यूमिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी अपने साथ क्या कर देते हैं, उड़ा कर ले जाते हैं। यानी हवा अपने साथ उसे उड़ा कर ले जाती है वाटर वेपर्स को। तो उससे क्या होता है, एनर्जी सीधी इन मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है और ये वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा विंटर सीजन में जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो कपड़े बहुत देरी में सूखते हैं, लेकिन यदि हवा चल जाए उसी समय तो क्या होगा, वो थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे होंगे। तो जब आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते हो तो आप ठंडा ठंडा फील करते हो। जब आप बार बार सैनिटाइजर को अपने हाथों में लगाते हो तो आप ठंडा ठंडा फील करते हो। लेकिन इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये इवेपोरेशन की वजह से, ये जो कूलिंग है ये इवेपोरेशन की वजह से है। कैसे है समझते हैं। देखिए, जब आपने सैनिटाइजर हाथ पे लगाया तो जो सैनिटाइजर है उसने क्या किया, हीट आपकी बॉडी से ली और वेपराइज हो गया, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि कूल कर दिया। तो ये क्या है, इवेपोरेशन हुआ।
तो दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ये जो कूलिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इवेपोरेशन की वजह से। क्लियर? एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन का। देखिए, पुराने समय में जो ठंडे पानी की जो व्यवस्था होती थी वो मटके से होती थी। आज भी होती है, लेकिन वो रेयरली है। ज़्यादातर हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें मटके का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल के लिए भी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि फ्रिज वगैरह से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारी ओजोन लेयर को हार्मफुल है, तो हमें मटके का इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या है कि जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा कैसे रह पाता है। भाई ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ हमने कोई बैटरी वगैरह कोई सिस्टम लगाया हुआ है, तो लेकिन उसमें पानी फिर भी ठंडा रहता है। तो समझते हैं बेटा, जो मटका होता है वो मिट्टी से बना होता है, और मिट्टी से बना होता है। यदि हम उसे जूम करके देखें उसकी लेयर को, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, यानी होल्स होते हैं। और वाटर क्या होता है, उन होल से धीरे धीरे वाटर आउट होता है, बहुत कम अमाउंट में। और क्या करता है, जो मटके की लेयर है उस पर जो हीट है, यानी कि जो गर्म हो गया है, उसकी हीट को लेकर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और मटके को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, यानी उसका टेम्परेचर घटा देता है। जैसा कि अभी हमने सैनिटाइजर में देखा, सैनिटाइजर हाथ में लगाया तो सैनिटाइजर ने हमारी बॉडी की हीट ली और वेपराइज हो गया, और हमारी बॉडी को क्या कर दिया, कूल कर दिया। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि मटके में पानी कैसे ठंडा रहता है। एक और फिनोमेना देखते हैं। जब हम गर्मी में हमारे पसीने ज़्यादा आ रहे होते हैं और पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो वो भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया गया, ये हमारी स्किन है, और ये क्या है, स्वेट ग्लैंड, यानी कि जहाँ से पसीना निकलता है। तो स्वेट ये धीरे धीरे आउट हो रहा है। अब ये क्या करेगा, स्वेट हमारी बॉडी से हीट लेगा और वेपराइज हो जाएगा। अब हमारी बॉडी से इसने हीट ली तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दिया, डाउन कर दिया। जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या हुआ, हमारी बॉडी कूल हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या मिला, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये कुछ फिनोमेनास हमने डिस्कस किए जिसमें हमने इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट देखा। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस।